नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे पास में इश्यूज़ है, जिसमें सबसे पहला इश्यू तो रहेगा कॉर्ड से रिलेटेड। फिर हम बात करेंगे कॉटन एक्सपोर्ट को बैन करने की जो डिमांड है उसको लेके। तीसरा आर्टिकल रहेगा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के संबंधित है। और चौथा जो इशू रहेगा वो ये कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इंडिया साइन करता है उनको पार्लियामेंट की स्क्रूटनी के थ्रू निकलना चाहिए। तो 4 इश्यूज़ हैं, देखते हैं इनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड कॉर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट, राइट। तो इसको देखो, आर्टिकल को लिखा है सी राजामोहन जी ने। इनका ये कहना है कि अभी जो बाइडन एशिया की विज़िट पे है, आते ही साउथ कोरिया में सैमसंग के प्लांट में विज़िट किया और जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है उसकी जो प्रॉमिजिंग एफर्ट है या प्रॉमिजिंग पावर है उसको एक्नॉलेज किया कि कैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। देखो, सैमसंग आपको पता है वर्ल्ड की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ में से एक है जो कि बहुत सारे सेगमेंट्स प्रोड्यूस करती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की या इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो बोला ह्यूमैनिटी के लिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप फिर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, बोले इन सब में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, कोविड-19 की बात करो या रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इन दोनों इश्यूज़ को उठा करके देखें तो दोनों का असर ग्लोबल इकोनॉमी पे ज़बरदस्त पड़ा है। तो ऐसे में अगर हम हमारी इकोनॉमीज़ को राइज़ करना चाहें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसकी रेलेवेंस लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जो भी हैं उनको साथ में आकर के काम करना चाहिए। इस आइडिया के साथ में जो बाइडन की विज़िट हो रही है, अब लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में आना चाहिए और जो डिसलाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल रशिया और चाइना, तो बोलो उनसे ज़्यादा एंगेजमेंट रखने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये भी देखो कॉर्ड समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक तरफ इंडिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, जापान आ जाता है एंड यूएस आ जाता है। ठीक है, आज अगर हम देखें तो कल जो हमने डिस्कशन किया था कि इलीगली जो फिशिंग होती है IUUF इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पर इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जिसमें हमने क्या तैयार कर रखा है, IFCIOR मतलब इंडियन फ्यूज़न सेंटर इंडियन ओशन रीजन। कहाँ पर है ये? गुड़गांव में लोकेटेड है। तो बोला इस टेक्नोलॉजिकल सेंटर का यूज़ किया जाएगा जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में जहाँ पर भी इलीगल फिशिंग हो रही है उसको ट्रैक किया जाए। तो ऐसे में एक तरफ तो हम हमारी जो कहते हैं ना कि जो हमारे मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर स्क्रूटनाइज करें, मॉनिटर करें, और दूसरा हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और तीसरा जो हमारी सिक्योरिटी है, इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक चीज़ और कि इंडिया की जो खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं वो अपने आप में एनहेंस करने का ये एक मौका भी है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी को सेंटर में ला दिया गया है अभी कॉर्ड की जो ये समिट चल रही है उसमें। तो ऐसी परिस्थितियों में सवाल ये है कि हम कैसे कॉर्ड की ये दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस कर सकते हैं, कैसे हम एक पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल पावर बन सकते हैं, किस तरीके से हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं जिससे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल इश्यूज़ को हैंडल करने में हमारी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका हो। तो देखो, सवाल ये है कि अभी टोक्यो होस्ट कर रहा है कॉर्ड की ये जो मीटिंग है जो, ठीक है, तो इंडिया जो है वो अपने स्पेस और मैरीटाइम रिसोर्सेज को शेयर करेगा किसके साथ में? कॉर्ड पार्टनर्स के साथ में। वही बात आ गई अगेन कि भाई सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो जाए, सैटेलाइट से की बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर देखा जाए तो फिर IFS जो IFC था, इंडियन फ्यूज़न सेंटर एट गुरुग्राम, जो कि नेवी के लिए बनाया हुआ है, तो ऐसे में उसका यूज़ किया जाएगा, जिससे क्या है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनमें अनरेगुलेटेड मैनर में कोई भी दूसरा कंट्री अगर फिशिंग करे, मेन टारगेट है चाइना, देखो, ठीक है, कि बोलो बहुत ज़्यादा इलीगल फिशिंग कर रहा है और इससे क्या होता है कि बाकी दूसरे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस केस में इंडिया, सिंगापुर का जो नेवी का इसी तरीके का फ्यूज़न सेंटर है वो, और एक ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट से बना हुआ फ्यूज़न सेंटर है, ये तीनों मिलकर के फिर बाद में इंडियन ओशियन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, चाहे फिर वो कोई सा भी डोमेन हो। अब ये चीज़ तो हमें क्लियर रही कि चाइना ने जिस तरीके की मस्कुलर पावर अपनी दिखाई है
ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में। उसकी वजह ही है जिसके कारण क्वाड आज इतनी ज़्यादा मीटिंग्स कर रहा है या इतनी एंगेजमेंट्स उनमें बढ़ रही है। बट आज जो एक डिमांड है, टारगेट है, वो ये है कि एक तरफ तो यूरोप में रशिया का एग्रेशन और एक तरफ एशिया में चाइना का एग्रेशन। तो बोला एक तरफ हम रशिया की तरफ देखें ना, तो उस एग्रेशन में तो थोड़ा सा एक टेम्परेरी सा बिहेवियर देखने को मिलता है, उसको मैनेज करने में बोले ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। असली जो चैलेंज है वो है चाइना। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको देखो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोकना जरूरी है, इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज़्यादा असर्टिव हो चुका है अपनी तरफ से। तो उस केस में ये चारों कंट्रीज मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चाइना को टैकल करना एशिया में, यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके चलते यूएसए के प्रेसिडेंट की ये जो विजिट हुई है, जिसमें क्वाड की भी मीटिंग हो रही है। अब देखो जिस तरीके से चाइना अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है कि हाँ भाई कैसे भी करके मैं ग्लोबल पावर बनूं, और कहीं ना कहीं बन भी चुका है बहुत हद तक, तो उसी को काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर की बात की जा रही है कि ऐसा सिस्टम हो जहां पर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज को फॉलो किया जाए, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आ रहा है रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इसका मतलब कि आप किसी दूसरे देश का ज़मीन खाओगे नहीं, यूनिलेटरली कोई एक्शन लोगे नहीं। और ये चीज़ किसने ट्रिगर कर दी? रशिया ने। जैसे ही यूक्रेन पे अटैक किया तो ये चीज़, इसका असर एक होता है ना स्पिल ओवर इफेक्ट। भाई डर तो हर किसी को, छोटे छोटे कंट्रीज़ को लगता है। आज साउथ कोरिया और जापान ने क्यों अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को राइज करने की सोची है, इसके पीछे कारण यही तो है ना कि आज जिस तरीके से रशिया यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, उस तरीके से चाइना हम पे अटैक कर दे तो हमें कौन बचाने वाला? ठीक है, तो उस केस में हमें भी हमारी खुद की स्ट्रेंथ बनानी होगी। तो पहला प्रिंसिपल तो बहुत इंपॉर्टेंट यही है क्वाड का कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट की जाए। ऐसा नहीं कि आप पावरफुल हो तो कमजोर देश की ज़मीन हड़प लोगे। इसके आगे पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, बोलो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, शांति से मैटर को सॉर्ट आउट करो, और नेशनल बॉर्डर्स का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पहली बार ऐसी परिस्थिति हो रही है जब चाइना अपनी तरफ से दूसरे कंट्रीज की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में यूएस और वेस्ट ये तो मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट का मतलब कल परसों पूछा था कि सर वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट का मतलब ये हो गया हमारे से वेस्ट की तरफ मेनली यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, वेस्ट का मतलब ये होता है। और यूरोप में भी कौन सा? वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ये कंट्रीज आ जाते हैं, प्लस कनाडा एंड यूएसए, ये मिलकर के वेस्ट बनता है मेजरली अगर देखा जाए तो। और वैसे अगर वेस्ट के देखा जाए तो जो ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसके वेस्ट वाला जो पार्ट आ जाता है, पर वो इतना नहीं है। पर हाँ ये मान लो कि एशिया के वेस्ट की तरफ लोकेटेड, तो मेजरली हम बात करते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की। ओके, सो पॉइंट हमारा यहाँ पर चल रहा था कि एक तरफ जहाँ पर यूएस और वेस्ट मिलकर के तो डिफेंड कर रहे हैं कंट्रीज की सॉवरेनिटी को, चाहे वो यूरोप में हो चाहे एशिया में हो, दूसरी तरफ रशिया और चाइना ये टेरिटरीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए एक स्टेटमेंट निकला जापानीज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे, इसने पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को हिला के रख दिया है। इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया देखो सीधा तो रशिया को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, बट हमने सैद्धांतिक तौर पर कह रखा है कि भाई टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मेंटेन होनी चाहिए, मुद्दे जो भी अड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, उनका पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं निकलती, क्योंकि हम खुद एक टेरिटोरियल थ्रेट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो इस तरीके से नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हमें इस तरीके एग्रेशन दिखाता चला जा रहा है। तो अब आप देखो कि यूक्रेन में जिस तरीके से मिलिट्री एग्रेशन रशिया ने दिखाया, वैसा ही डर ताइवान के दिमाग में भी है, वैसा ही डर जापान और वैसा ही डर साउथ कोरिया साथ में लेकर के आए कि नहीं, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ राइज कर रहे हैं कि नहीं। और आज देखो कि साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी में ही जाकर के विजिट की जाती है सबसे पहले कि कैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी बात करें तो हम टेक्नो मिलिट्री कॉपरेशन लगातार यूएस के साथ बढ़ा रहे हैं, जिसमें 2+2 डायलॉग एक देखो, जिसमें हमारी तरफ से और यूएस की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मीटिंग करते हैं। टेक्नो मिलिट्री की बात करें, जो टेक्नो लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग होनी। इसके अलावा
जिस प्रिंसिपल पे यूके यूएस, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस अलायंस काम कर रहा है, जिसमें लंदन और वॉशिंगटन दोनों मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को हाई टेक्नोलॉजी मिलिट्री कैपेबिलिटी, सबमरीन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बोले यही कॉन्सेप्ट कुछ अभी है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का कॉपरेट करो और प्रोग्रेस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का, इसी पर ध्यान दिया जा रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी, जो अभी रिसेंटली यूएसए ने लॉन्च किया है और इंडिया ने भी अपनी इंटेंशन शो कर दिया है कि हम भी इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसमें देखो, केवल टेक्नोलॉजी का यूज करना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही नहीं है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो यूएस ने लॉन्च किया है, इसमें फेयर ट्रेड, डिजिटल कॉमर्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, इन पर भी फोकस किया जा रहा है। ओवरऑल बात क्या आ रही है, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करो और आगे बढ़ो। अगर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो ये देखो, इंडिया के लिए एक बार फिर से दरवाजे खुले हैं जिससे कि हम हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स बढ़ा सकें इंडो पैसिफिक रीजन में। देखो, 2012 से लेकर 2019 तक इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था RCEP, उसमें लगातार कोलैबोरेट किया, पर लास्ट में जाते जाते इंडिया ने विड्रॉ कर दिया। उसके पीछे कई इकोनॉमिक इश्यूज थे और मेन कारण था कि बोला चाइना अपने सस्ते प्रोडक्ट को RCEP का बहाना लेते हुए हमारे देश में फ्लड करवा देगा, जिससे हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था। इसके आगे अगर देखें तो आज की परिस्थिति, तो IPEF में क्या है, एक लाइक माइंडेडनेस की तो कम से कम सेंस आ रही है ना, कम से कम कोई टेरिटोरियल एग्रेशन दिखाने वाला कंट्री तो नहीं है। कम से कम हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हम बैठे हैं, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। तो IPEF कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग दिख रहा है और कंसल्टेशन में इंडिया एंगेज भी कर रहा है। IPEF की हम बात करें तो इसमें देखो, जो रिलेशनशिप AUK US की है, उस रिलेशनशिप का इम्पैक्ट सीधा एशिया में भी देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमिक सेगमेंट हो, हर एक सेगमेंट में, जिससे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपने लेवल पे डेवलपमेंट करें और साथ में कोलैबोरेशन ले किसका, तो साथ वाले दूसरे कंट्रीज़ हैं। अब आप देखो, क्वाड की जो प्रीवियस मीटिंग थी वो वॉशिंगटन ने होस्ट की थी, तो उसमें वैक्सीन प्रोडक्शन, क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आउटर स्पेस, इन सब को लेकर के बातचीत हुई थी। तो बोले ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेयर्स है जहां पर क्वाड कंट्रीज एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और देने की इच्छा भी रखते हैं, दे भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में टेक्नोपॉलिटिक की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी तो देखो हम किसी भी केस में इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और आज वर्ल्ड की टॉप जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंपनीज उनमें से एक है सैमसंग। तो सैमसंग फैसिलिटी कहां पर है, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की एंगेजमेंट भी, क्योंकि साउथ कोरिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहेल्ड करने वाले कंट्रीज एक साथ में आए, जहां पर अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं है, जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता, जहां पर हमेशा लगाम लगी रहती है जो भी गवर्नमेंट होती है उस पर लोगों की, तो वो चीज़ें होनी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में लाइक माइंडेडनेस आप देख सकते हो, और वही कंट्रीज़ क्वाड के मेंबर हैं, और उन्हीं के बीच में अभी एंगेजमेंट टोक्यो में भी चल रही है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो यूएसए कोई ज़माने में खुद टेक्नोलॉजिकल हब हुआ करता था, तो ऐसे में यूएस खुद भी चाहता है कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजिकल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक कह सकते हैं ना कि रिवाइवल मिले, क्योंकि जिस तरीके चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे निकल के आया ना, तो सस्ते प्रोडक्शन के चलते सारी कंपनीज, ज़्यादातर कंपनियों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वो चाइना में इन्वेस्ट कर लिया। अब जैसे कल की न्यूज़ ही थी कि एप्पल है और ये दूसरी और जो कंपनियां हैं वो भी अपनी तरफ से अब कोशिश कर रही हैं कि भाई चाइना से एग्जिट किया जाए और कैसे भी करके दूसरा एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया जाए जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सस्ती और आसानी से हो जाए। तो इंडिया एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। तो देखो, दिल्ली को जल्दी और बहुत सोच समझ करके बोल्डली अपनी बात को बहुत स्ट्रेंथ के साथ रखने के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें एक इमर्जिंग इकोनॉमी तो हम है ही, तो क्यों ना हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें आज जो यूएस और क्वाड के साथ पार्टनरशिप के तौर पे हमें मिल रही है, और उन्हीं चीज़ों बेस्ड आज हम कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हम प्रोएक्टिवली एंगेजमेंट दिखा रहे हैं वेस्ट के साथ में, ठीक है, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोपियन यूनियन कंबाइंड ले लो या यूएस की बात कर लो, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात थी, वो हमने देख ली टेक्नोलॉजिकल एंगल से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ओवरसाइट इम्पेरेटिव। देखो, आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है प्रभाष रंजन जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि इंडिया देखो बहुत से कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, इजराइल हो, यूरोपियन यूनियन हो। तो ऐसे में इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेंगे नो डाउट,
पर सवाल यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हम करते हैं क्या इनको पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के थ्रू नहीं जाना चाहिए? तो बोले यही एक मेन पॉइंट आ जाता है कि जिस हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव्स कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो उसको स्क्रूटनाइज होना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जीते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। सिंपल सी बात यह है, लेजिस्लेचर। तो ऐसे में लेजिस्लेचर का एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर स्क्रूटनी का मेथड हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रीटी हो चाहे कुछ भी हो। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन लिस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी लिस्ट फर्स्ट है, उसमें एंट्री 14 की बात करें तो उसमें आइटम क्या है कि इसमें कि मान लो कि हम किसी ट्रीटी में एंटर कर रहे हैं इंटरनेशनली, किसी कंट्री के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई ट्रीटी को हमें इम्प्लीमेंट करना है या फिर कोई कन्वेंशन है उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें मेंशन की हुई है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट की बात चलेगी, ठीक है। तो ऐसे में आर्टिकल 246 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास में पूरी पावर है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने हिसाब से यूनियन लिस्ट के सभी मैटर्स पर कानून बना सकती है। इसी को तो हम बोलते हैं ना यूनियन लिस्ट का मतलब कि भाई पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पकड़ आ गई और लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट की बात आ गई। सो ओवरऑल इस तरीके की जो भी ट्रीटीज हम कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर रेटिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं पार्लियामेंट में, जिससे एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक जो बिहेवियर है वो हमारा निकल के आए। तो यूनियन लिस्ट की बात तो यहाँ होगी तो आर्टिकल 246 में। अब आर्टिकल 253 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को अगर लगे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को हमें इंप्लीमेंट करवाने में कुछ डोमेस्टिक लॉज को चेंज करने हैं जो कि स्टेट लेवल पे है, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से टैकल कर सकती है उन इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने में। अगर हम हॉलिस्टिकली देखें तो पूरे देश का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आए किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक्सेप्ट करने में, और एक कहता है ना कि लार्जर मैनर में कंसेंसस निकल के आए, तो पार्लियामेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट रियल सेंस में अगर हम देखें ना तो पार्लियामेंट का रोल बहुत कम है। इवन हमारे यहाँ पर ट्रीटीज को साइन भी एग्जीक्यूटिव करते हैं और रेटिफाई भी एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। बोले यहाँ पर फिर डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो वीक पड़ जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73 है, उसमें देखो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दोनों की पावर एक ही लिमिट पर जाकर के खत्म हो जाती है, सेम लिमिट पर। ये चीज मैंने आपको बता दी कि यूनियन लिस्ट में तो भाई दोनों का पावर है, एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेजिस्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट की पावर आ जाती है। पर सवाल ये आता है कि जब कोई ट्रीटी साइन करने का काम एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं तो उसको कम से कम स्क्रूटनाइज करने का काम तो पार्लियामेंट का है ही ना। बेशक ये एक्स पोस्ट एक्टिविटी है, दैट मीन्स कि आपने साइन कर दी किसी ट्रीटी को, उसके बाद में वो लेजिस्लेचर है वो स्क्रूटनाइज करेगा, पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर ट्रीटी को स्क्रूटनाइज करेगा, चेक करेगा, पर वो पावर तो होनी चाहिए ना उनके पास में। और ये काम प्रॉपर जब तक नहीं होगा तब तक आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी चीज़ डेमोक्रेटिकली इंप्लीमेंट हो रही है। तो ऐसे में जो भी इंडिया पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, जो भी ट्रीटीज है, इंटरनेशनल लॉज हैं, इनको प्रॉपर मैनर में पार्लियामेंट के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू निकलना चाहिए, जहां पर ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी अपने ओपिनियन दे सके और जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सके कि हाँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर मैनर में काम होना चाहिए। इस कंसर्न को देखो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये कमीशन की भाई कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार रिव्यू करो कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही काम कर रहा है या फिर कोई चेंजेस लाने की जरूरत है कुछ और। तो वो जो रिव्यू किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग को, तो 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर भी ये बात कह दी गई थी कि इंडिया की इस ट्रीटी मेकिंग प्रैक्टिस को हमें चेंज करना होगा, जिसमें केवल एग्जीक्यूटिव अपनी बात चलाते हैं। बोलो वो बात ठीक नहीं है। अगर हम दूसरी डेमोक्रेसीज की बात करें जैसे यूएस की, तो वहां पर अगर प्रेसिडेंट कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं ना इंटरनेशनली, तो वहां पर सेनेट में डिस्कशन पूरा होता है। सेनेट मतलब वहां का अपर हाउस, हमारे राज्यसभा के इक्विवेलेंट। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, वहां पर भी अगर कोई ट्रीटी हो रही है इंटरनेशनल जहां पर ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, तो वहां पर भी उसकी पार्लियामेंट में नेशनल इंटरेस्ट एनालिसिस होता है कि पूरे कितना फायदा होगा। एग्जैक्टली कनाडा में भी बोला एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस है। तो हम क्यों नहीं इन चीजों को हमारी प्रैक्टिसेस में भी इनकलकेट करें, क्योंकि एक इफेक्टिव पार्लियामेंट्री सुपरविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि
भाई आप इंटरनेशनल ट्रीटी आप कर रहे हो, अब ट्रीटियां करने वाली आज की सरकार है बीजेपी की सरकार, वो अगर स्क्रूटनाइज प्रॉपर पार्लियामेंट में नहीं कराती है किसी भी प्रोविजन को, और कल को ना अगर सरकार बदल जाती है, तो उस केस में प्रॉपर कंसेंसस कहां आएगी? अगर केवल एग्जीक्यूटिव्स का वो डिसीजन था, फिर कल को ना पता पड़े कि हमने जापान के साथ में या यूएस के साथ में कोई ट्रीटी की थी, वहां से यू टर्न ले लिया, तो वो यू टर्न वाली सिनेरियो भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल इमेज को डेड करेगा। दूसरी चीज क्या जाती है कि जब तक आप पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कराओगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि डोमेस्टिकली एक्सेप्टेबल है वो पर्टिकुलर पॉलिसी जो आपने अभी एग्रीमेंट में साइन की है किसी भी इंटरनेशनली किसी भी देश के साथ में। तो ऐसे में डोमेस्टिक एक्सेप्टेबिलिटी और किसी भी ट्रीटी की लेजिटिमेसी तब आती है प्रॉपर, जब आप पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू निकल जाओगे। देखो, हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने, हमारी रेलेवेंस आ गया है, बट वहाँ पर पार्लियामेंट की जो एक फंक्शनिंग है ना, उसको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। बोले ये प्रैक्टिस की हमारे यहाँ पर कमी है, ये प्रैक्टिस आनी चाहिए, तभी जाकर के एक डोमेस्टिकली होल हार्टेडली एक्सेप्टेंस आएगी किसी भी ट्रीटी को लेकर के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बी क्लियर ऑन कॉटन। देखो, अभी जो कॉटन इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, वो सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट पे बैन कर दो, बट एडिटर बोल रहे हैं, बोले मेरे पास 3 कारण है, बैन मत करो। क्यों? देखो, कोई भी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर होती है, कहीं पर भी हो, एक चेन में काम करती है। एक इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम करता है। जैसे हम यहाँ पर कॉटन का एग्जांपल लें, रॉ कॉटन आता है, उसकी स्पिनिंग होती है, तो सॉरी स्पिनिंग करके उससे धागा बनता है। धागे से आप क्या बना लेते हो? एक बंडल बना लेते हो, जिसको हम यार्न बोल देते हैं। उस यार्न का यूज़ करके फिर आप फैब्रिक बनाते हो, फिर उस फैब्रिक से क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट की बात करें तो रॉ कॉटन की अगर बात करें, 2002 नहीं है भाई, 2022 है, ठीक है ना। तो इंडिया में 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें रॉ कॉटन एक्सपोर्ट हुआ तो $2.8 बिलियन का, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट हुआ $5.5 बिलियन का, कॉटन फैब्रिक एक्सपोर्ट हुआ $8.2 बिलियन का, और कॉटन के रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट हुए $9 बिलियन के। इसका मतलब कॉटन का हर लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ, जब एक्सपोर्ट को रोकना ही है तो फिर बाद में पूरे कॉटन के एक्सपोर्ट को रोको। क्यों फिर आप केवल हैंड पिकिंग कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि हाँ जी केवल रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट मत करो, बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट होने दो? तो बोले यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम सप्लाई की ही बात कर रहे हैं तो फिर बाद में बाकी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए। तो बोला एक्सपोर्ट बैन करना इज़ नॉट अ राइट सोल्यूशन। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये बोलना चाह रहे राइटर कि मानते हैं कि 2022 में अगर हम कॉटन प्राइस की बात करें तो 50% तक बढ़ चुकी है, ठीक है, पर इसके मतलब ये नहीं है कि केवल एक्सपोर्ट को ही हम ब्लेम करें, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे जो डोमेस्टिक प्राइसेस भी राइज हो रही है ना, उसके पीछे इंटरनेशनल पैरिटी है, जिसकी वजह कुछ इशू ऐसे हैं जो ग्लोबल हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, इंटरनेशनली देखिए तो सप्लाई चेन है वो बहुत बुरे तरीके से डिसरप्टेड है, वो चीज़ें हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल और केवल बैन करें, ठीक है, एक्सपोर्ट को। अभी हमारे यहाँ पर कॉटन की कमी आ रही है मान लो, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना कॉटन को, उसको रिड्यूस किया है। भाई आप इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हो कॉटन को खरीदने के लिए, जिससे कि लोगों को सस्ते में कॉटन मिल जाए, तो गवर्नमेंट इस तरीके के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आए। नहीं तो वही गेहूं वाला सीन हो जाएगा कि भाई इंडिया अपने आप को वर्ल्ड को फीड करने वाला कंट्री की इमेज बनाना चाहता है और पता पड़ता है कि गेहूं को बैन कर दिया, तो बोलो वो ठीक बात नहीं होगी। तीसरा पॉइंट राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉटन की बुआई ऑलरेडी हो चुकी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आने वाले टाइम पे हो जाएगा जब ये साउथ वेस्ट मानसून आने वाला है। 27 तारीख की शुरुआत बताई जा रही है, और वैसे आपको पता है डेमो दे ही दिया है ऑलरेडी। कल आंधी आई थी ज़बरदस्त और बारिश भी खतरनाक थी, ठीक है, खतरनाक का मतलब तेज हवाएं थी, बारिश थोड़ी कम थी। इसके अलावा अब इस तरीके से आपने सोइंग शुरू कर दी। अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर हम इस तरीके से एक्सपोर्ट को बैन करेंगे तो फार्मर्स को इसका मतलब पैसा तो नहीं मिलेगा। भाई एक्सपोर्ट से जितना पैसा मिलता है उतना पैसा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इतना नहीं दे पाती है। तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई कॉटन को मत बुआई मत करो क्योंकि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? तो बोले गलत मैसेज चला जाएगा। एक्सपोर्ट को बैन करने की बजाय जो एक्चुअल में प्रॉब्लम उसको एड्रेस करो। प्रॉब्लम है यील्ड की, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि बीटी कॉटन जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना 2002 के लगभग, तो उस टाइम से लेकर 2013-14 तक आते आते लगभग 2.5 गुना ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होने लग गया था। शुरुआत थी कुछ 100 समथिंग कुछ बेल्स, मतलब गांठें बनती है ना, कॉटन की गांठों में मेजरमेंट होती है, गांठ बनती है ना, तो बोले 398 लाख बेल्स तक हम पहुंच गए थे।
2013-14 में। पर ये बीटी कॉटन हमने प्रोड्यूस किया था कि जिससे कि जो पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, उनका अटैक ना हो इन पे। बट ये ससेप्टेबल हो चुका है। ससेप्टेबल का मतलब क्या है कि अब इनके भी बीमारियां लगने लग गई है। और अभी 2021-22 में रिड्यूस होकर के कितनी बेल्स हमारी तैयार हुई है, कितनी गांठें तैयार हुई है कॉटन की, 325 लाख। तो ऐसे में हमें ज़रूरत क्या है, ये जो बीटी कॉटन में जो कमियां आ चुकी है ना, क्योंकि पिंक बॉलवॉर्म, एक तो ये कीट लग जाता है, और एक वाइट फ्लाई इंसेक्ट, इन दोनों ने बर्बाद कर दिया है फसल को, कॉटन की को। तो बोले इन दोनों को रोकने के लिए हमें और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करना चाहिए, जिस तरीके से बीटी कॉटन तैयार किया गया। बट एक लॉबी है जो लगातार प्रेशर बना रही है गवर्नमेंट पे कि भाई आप जेनेटिकली मॉडिफाई मत करो इस पर्टिकुलर क्रॉप को। जब हमने ऑलरेडी बीटी कॉटन यूज़ कर लिया है तो इसको थोड़ा और एडवांस बना दे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इससे क्या होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारी जो प्रोडक्शन है उसको हम राइज कर सकेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ है, यील्ड की है ना। यील्ड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि कॉटन से फाइबर मिलता है, कॉटन से फूड मिलता है, कॉटन सीड ऑयल जो निकलता है वो, और फीड भी मिलता है। जो घानी कच्ची वो निकल जाता है ना कॉटन का तेल, तो उसके बाद में जो बच जाता है मटेरियल वो जानवरों के लिए काम आता है। तो बोले ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यील्ड को बढ़ाओ बोले, बाकी बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिंग फुल क्लोजर। देखो आर्टिकल में सीधा ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली, अभी कल परसों की बात है, जब वीएस सिरपुकर कमीशन रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि नवंबर 2019 का टाइम है, जिस टाइम पर एक यंग वेटरनियन लड़की, उसका गैंग रेप होता है, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसके तहत 4 बंदों को पकड़ा जाता है। अब उन चारों बंदों को नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर ही एनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा। और इस तरीके की पुलिस के द्वारा रिपोर्ट बताई जाती है कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में मुद्दा पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कि एक बार आप इन्वेस्टिगेट करो और रिपोर्ट सबमिट करो। रिपोर्ट में क्या बताया कि बोला इंटेंशनली मारने के हिसाब से ही गोलियां चलाई गई थी, ना तो उन चारों को रोकने की कोशिश की गई थी, ना किसी भी तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश की गई थी। बोले उनको मारने पे ही सीधा फोकस किया गया था। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। जो एनकाउंटर्स होते हैं ना, जिसमें पुलिस जो है वो अपने हाथों में ले लेती है कानून को और वहीं पे एक्शन ले लेती है। तो इससे संबंधित देखो 1997 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले ही बोल दिया था कि जब कभी भी कोई एनकाउंटर का इशू आता है तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, बोला उसको फॉलो नहीं किया जाता। क्योंकि भाई हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें पुलिस, जुडिशरी और जेल, ये 3 चीज़ें मिलकर के काम करती है। पुलिस का काम होता है क्रिमिनल को पकड़ना, जुडिशरी का काम है एडजुडिकेट करना कि भाई क्रिमिनल ने वाकई में काम किया है तो उसको कन्विक्ट किया जाए, और फिर उस कन्विक्शन के बेसिस पे उसको जेल में रखा जाए, और जेल में रख करके उसके अंदर रिफॉर्म्स जो लाए जाए वो ला दे, या उसको सज़ा देनी हो तो उस हिसाब से उसको सज़ा दे दी जाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक्चुअल में जो लॉ में विश्वास है ना, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है इस तरीके की एक्टिविटीज़। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 140 लोगों का एनकाउंटर किया है। ठीक है, तो इस केस में बोले ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है ना, ये वाकई में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन उठाती है। और ये कोई पहला नहीं है, बोला बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से बहुत बार गाइडलाइन दी है कि भाई इस तरीके की किलिंग्स को रोको, नहीं तो कानून पे जो जनता का विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे देकर देखें तो 2015 में 2015 की अगर बात करें तो जस्टिस अनीता झा कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मुद्दा था छत्तीसगढ़ में 2 पुलिसमैन के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि उन्होंने एक माइनर ट्राइबल गर्ल को मार दिया था। ठीक है, अब उसका क्या इशू था, क्या इंसिडेंट था, वो एक अलग बात है। बट वहाँ पर प्रॉपर जुडिशरी के थ्रू, जुडिशियल प्रोसीडिंग के थ्रू ना जाते हुए उस ट्राइबल लड़की को मार देना, और उसमें भी फिर पुलिस जो है वो अपने आप को डिफेंड करे। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है इस तरीके के केसेस में, एविडेंस कलेक्ट करना। अब पुलिस जो है वो तो देखो एविडेंस कलेक्ट कर सकती है इजीली, बट पुलिस खुद ही क्वेश्चन में आ जाए कि भाई पुलिस ने क्या किया, सही किया कि गलत किया, तो वहां पर अब एविडेंस कौन कलेक्ट करेगा। तो एविडेंसेस की कमी के चलते इन दोनों पुलिसमैन को फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। तो बोला यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, जिनको हम एनकाउंटर्स के तौर पे देखते हैं, तो बोला इनमें यही प्रॉब्लम आती है कि कोई पुलिस वाले ने क्या सोच करके वहां पर एक्शन लिया था, तो उस केस में उनको
मतलब ये साबित कर देना कि हाँ जी पुलिस की गलती थी, उसके लिए एविडेंसेस की कमी आती है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को फिर से तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया है। अब तेलंगाना हाई कोर्ट प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फिर देखेगा कि किसको कितनी क्या सज़ा मिलनी चाहिए। पर सवाल क्या आ जाता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आगे चलते हैं। बस इस डिस्कशन में इतना ही है, ये एक छोटा सा पोर्शन और है ये आप देख लेना, मैं आपको न्यूज़पेपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।